हमने राइनाइटिस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने उसकी टाइप से की थी कि वो एलर्जिक हो सकते हैं, नॉन एलर्जिक हो सकते हैं, इन्फेक्टिव हो सकते हैं। इन्फेक्टिव में हमने 2 पढ़ लिए थे, एक्यूट और उसके अलावा हमने क्रोनिक में 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो सिंपल हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस होता है वो हमने देखा था। उसमें क्या था, सिंपली जस्ट ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो रही थी और म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन हो रही थी। अब हम पढ़ने लगे हैं हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में क्या होता है, जो हमारी म्यूकोज़ा होती है, ठीक है, नेज़ल म्यूकोज़ा होती है वो, सब म्यूकोज़ा होती है वो, इसके अलावा हमारे ग्लैंड्स, ठीक है, इसके अलावा हमारी पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम, इसके अलावा हमारी जो है पेरिकॉन्ड्रियम, हमारी बोन, सारा कुछ हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस को हमने सिंपल क्यों कहा था, बिकॉज उसमें जस्ट ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो रही थी, उसमें इन सब चीज़ों की नहीं हो रही थी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो यही इनमें डिफरेंस होता है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं, कॉजेज़ हाइपरट्रॉफी के सेम है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हाइपरट्रॉफी हुई होती है सारी चीज़ों की। तो कॉजेज़ इसके सेम होते हैं, वही होते हैं कि क्रोनिकली कोई इन्फेक्शन चल रहा है, क्रोनिकली कोई इरिटेशन चल रही है, ठीक है, या हमारे पास जो है वेजोमोटर राइनाइटिस है या एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, सेम हमारे पास है। बस ये होता है कि प्रोग्रेस कर जाता है हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ठीक हो गया। सिम्टम्स इसके वही होंगे कि ऑब्वियसली सारी हाइपरट्रॉफी हुई तो नाक बंद हो जाएगी ना पेशेंट की, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, उसका जो डिस्चार्ज होगा वो थिक होगा, स्टिकी होगा, क्यों, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, ग्लैंड्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है। और साथ में क्या होगा, हेडेक तो होगा ही होगा, उसको जो हैवीनेस फील होगी, ठीक है। और उसकी ऑब्वियसली जो अगर छत पे हमारे पास पता है, जो हमारी नोज़ का रूफ होता है उसके अंदर हमारे जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, वहाँ से हमारी स्मेल जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर एनोस्मिया हो सकता है ट्रांजिएंट किस्म का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइंस हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, साइंस हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह से हम जो है वो साइंस ऑब्जर्व करते हैं। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस के पेशेंट्स जो हैं इनके हमने इस तरह से देखना होता है, एंडोस्कोपी करनी होती है या इंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, तो हमें जो है नज़र आ रहा होता है कि जो हाइपरट्रॉफी होती है हमारी टर्बिनेट्स की, यहाँ पे आपको इंफीरियर टर्बिनेट दिखाया हुआ है और देखें किस तरह से उसका साइज़ इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है। और ये इतना साइज़ इनलार्ज हुआ होता है कि हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर पेट प्रोड्यूस नहीं होती। हम वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव ड्रग्स इसको देने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये श्रिंक हो जाए, ये जो टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हुई है ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होती है, फाइब्रोसिस हो गई होती है, ये हमारे पास क्रोनिक कंडीशन होती है और हाइपरट्रॉफी इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि अब हमारे वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव ड्रॉप से, हमारी प्रेशर से ये नहीं हमारे पास जो है ना श्रिंक होता, ठीक है। तो मोस्टली जो चेंजेस हमें मिलती हैं वो इंफीरियर टर्बिनेट में मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और हमें किस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है। आपने देखी हुई है ये क्या चीज़ होती है, ये मलबेरी होती है, ठीक है, मलबेरी होती है, मलबेरी, जिसको आप शहतूत कहते हो ना, ये उस तरह की नज़र आ रही होती है। देखिए एजुके देखिए बिल्कुल उसी तरह हमारे पास मलबेरी की तरह नज़र आ रही है, ठीक है। सो हमें क्या नज़र आता है, स्वेलिंग नज़र आती है और रेडनेस नज़र आती है नेज़ल म्यूकोज़ा की। हमें जो है म्यूकस स्टिकी म्यूकस सेक्रेशंस नज़र आती हैं, इंफीरियर टर्बिनेट हमें लार्ज नज़र आता है और जब हम देखते हैं तो वो मलबेरी लाइक अपीयरेंस हमें देता है इस तरह का, ठीक है। इस तरह से ये एंटीरियर राइनोस्कोपी कर रहे हैं, जो पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो एंडोस्कोपी के थ्रू दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंफीरियर टर्बिनेट्स इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं, मोस्टली दूसरे भी टर्बिनेट्स इनलार्ज हो सकते हैं, ठीक है, एज अ होल। तो हम वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने में। सबसे पहले तो हम लीनियर कॉटराइजेशन करते हैं। कॉटराइजेशन का वर्ड जब भी आता है ना तो आपने समझ लेना है कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना हम जला देते हैं, तो लीनियर कॉटराइजेशन कर सकते हैं। जस्ट आप इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। सब म्यूकोजल डायाथर्मी करनी होती है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। नाम याद करते हैं, जिसमें पता है क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ना ठंडा चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी अप्लाई करते हैं, उससे वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं टर्बिनेट्स, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, या हम टर्बिनेक्टमी कर दें, वो जो टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी हुई है उनको हम पार्शली या टोटली निकाल दें अंदर से, ठीक है। या हम सब म्यूकस रिसेक्शन करें टर्बिनेट बोन की, ठीक है, वो जो हमने की थी वो अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम है उस केस में। मैंने आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम में बताया था ना, वो वाला जो सी शेप्ड हमारे पास डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड की टर्मिनेट्स होते हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उस केस में हम एसएमआर परफॉर्म करते हैं। और हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेज़र कॉटराइजेशन, ठीक है, डायाथर्मी, क्रायोथेरेपी और टर्बिनेक्टमी। और अगर हमारे पास जो है एसएमआर हम करें उस केस में, या सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के केस में, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ये वही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है उसमें जो सी शेप मोस्टली, उसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड के जो टर्बिनेट्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और फिर उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आती है। अब हम चलते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस की तरफ। ये दरअसल देख लें, ये ना हमारे पास इस तरह से, ये जैसे हाइपरट्रॉफी हुई है ना इंफीरियर टर्बिनेट की, तो इसके अंदर कॉटराइजेशन हम करते हैं, इसको जला देते हैं ताकि ये थोड़ा ना इसकी हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए।
अब हम चलते हैं जो कि मैंने आपको बताया एट्रोफिक राइनाइटिस जो थर्ड टाइप होती है क्रोनिक राइनाइटिस की। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अब जो आपके होंगे ना सारी चीज़ें नेज़ल म्यूकोज़ा, टर्बिनेट बोन्स, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में तो ये हो रहा था ना कि उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई थी, साइज़ इंक्रीज़ हो गया था। एट्रोफी में क्या होगा, उसका साइज़ ही ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल एट्रोफिक हो जाएंगी चीज़ें। नेज़ल म्यूकोज़ा, टर्बिनेट बोन सारा कुछ जो है वो एट्रोफिक हो जाएंगी। अब जब एट्रोफी हो जाएगी उनकी तो स्पेस ज़्यादा नहीं हो जाएगी नाक के अंदर, तो इस वजह से कहते हैं रूमी हो जाएगा नाक, ठीक है। और जो है ना हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट बन जाती हैं और वो क्रस्ट इतनी फाउल स्मेलिंग होती है। अब ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। होता क्या है देखें, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारे पास चल रही होती है। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया किसी भी तरह की चल रही होती है, बहुत अरसे से क्लिनिकल इरिटेशन हो रही है, बहुत अरसे से कोई इन्फेक्शन चल रहा है नाक के अंदर, बहुत अरसे से हमारे पास जो है वो हम बहुत अरसे से कोई ऐसी इरिटेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे नाक को कॉन्स्टेंटली जो है नेज़ल म्यूकोज़ा को इरिटेट कर रहा है। तो वो क्रोनिकली जब इरिटेट करता है ना, तो हमारी जो एडेप्टेशन होती है नाक के अंदर वो एट्रोफिक स्टार्ट हो जाती है। और जब एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है ना, तो क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ना, रूमी स्पेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, रूमी हो जाता है हमारा जो नाक है, ठीक है, क्योंकि एट्रोफी होगी ना स्ट्रक्चर्स की। और दूसरा ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है अंदर से, ठीक है, फाउल स्मेलिंग क्रस्ट बनी होती है अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या होती हैं। अब ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती हैं। तो ये देखें इस तरह से एट्रोफिक होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है नोज़ की, जिसमें क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है हमारी नोज़ की, नेज़ल म्यूकोज़ा के टर्मिनेट्स की, ठीक है। और नेज़ल जो हमारी कैविटीज़ होती हैं वो रूमी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फुली स्मेलिंग क्रस्ट होती हैं। ये देखें, ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आती है, ग्रीन कलर की ना आपके सिनेरियो में आता होता है, ग्रीनिश कलर की हमें जो है ना क्रस्ट नज़र आई है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है पेशेंट के नाक के अंदर से, तो ये एट्रोफिक राइनाइटिस का केस होता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्राइमरी। हमने कहा ना प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी जो हमारे पास होता है ना, उसकी कॉज क्या होती है, इसके लिए आपने आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इसका निमोनिक हर्निया, ठीक है। एज फॉर हेरिडिटरी फैक्टर्स के जो जो लोग जिन फैमिली में मतलब पहले से होता है, तो उन मतलब ये हेरिडिटरी होता है, मतलब फैमिली में रन करता है, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, ई फॉर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इसमें वो बताते हैं ज़्यादातर जो फीमेल्स होती है ना, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, प्यूबर्टी के एज में और फिर अगर मीनोपॉज़ हो ना पेशेंट को, तो फीमेल को, तो वो ठीक हो जाती है। फिर रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं, कहते हैं जो वाइट्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, वो कहते हैं जिन लोगों को विटामिन ए, डी या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर एट्रोफिक राइनाइटिस ज़्यादा कॉमन होता है। इन्फेक्टिव हो सकता है, इन्फेक्टिव मीन्स कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, कोई उसको क्लैप्सियाला का इन्फेक्शन था, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन, प्रोटियस का, ई कोलाई का, स्ट्रेप का, उनकी वजह से एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। मतलब इरिटेशन प्रोसेस है, या हमारे पास ऑटो इम्यून प्रोसेस है। तो ये सारे वो कहते हैं हो सकता है कि ये सारे कॉजेज़ हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस जो है वो हर्निया जो है इसका हमारे पास निमोनिक है और इसकी वजह से ये होता है। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? जब मैंने आपको दिखाया था हमने बस डिस्कस किया था सिंपल राइनाइटिस, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेज़ल म्यूकोज़ा होती है उसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। अब होता क्या है कि वो हमारे पास वहाँ पे मेटाप्लेज़िया हो जाता है, वो स्क्वेमस का बन जाता है, स्क्वेमस मेटाप्लेज़िया हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारी किसी भी बॉडी में इरिटेशन चीज़ में चेंज कर लेती है कि वो उसको विथस्टैंड कर सके, उसको जो है ना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, इस वजह से वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एपिथेलियम हो जाती है। अब क्या होगा, एपिथेलियम हो जाएगी तो क्या होगा, देखें पहले से छोटी नहीं लग रही है आपको इस तरह से, तो एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ग्लैंड्स अब एट्रोफिक होना शुरू हो जाएंगे, जो ग्लैंड्स आपको दिखाए थे मैंने वो एट्रोफिक होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे जो वेजल्स होंगी, वहाँ पे जो नर्व्स होंगी, उनकी भी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ब्लड साइनोसाइड्स की, नर्व एलिमेंट्स, उन सब की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, ग्लैंड्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो छोटे छोटे होना उनकी जब एट्रोफी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एंडोट्राइटिस हो जाएगा, मतलब उनकी जो अंदर इंटिमा होती है ना, एक प्रीमीडिया होती है, फिर एडवेंटिशिया होती है, तो वहाँ पे उनको एक्चुअली एंडोट्राइटिस हो जाएगा, एंड आर्ट्राइटिस, ठीक है। और क्या होगा, फिर वाइडनिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें तो एट्रोफी हो गई हैं, हमारी नर्व्स, हमारी वेजल्स, हमारी हमारी ग्लैंड्स, ठीक है, हमारी सारी चीज़ें तो अंदर एट्रोफी हो गई हैं, हमारी एपिथेलियम भी चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो बोन ऑफ टर्मिनेट्स जो है वो रिजॉर्प्शन हो जाएगी, वाइडनिंग हो जाएगी नेजल चैम्बर्स की, ठीक है। और हमारे जो पैरानेजल साइनसेस होंगे उनकी भी डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी, उन्होंने जो तो इस वजह से उनकी डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी और वो साइनसेस जो है वो नॉर्मली जो इन्होंने लार्ज होना था वो छोटे छोटे हो जाएंगे। जब वो छोटे छोटे हो जाएंगे, खुद सोचें कि उन्होंने हमारी स्कल को जो है लाइट करना था, एयर भरी होनी थी उनमें, अब वो उस तरह की चेंजेस भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये पैथोलॉजी होती है एट्रोफिक में, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा नेज़ल सेप्टम है इस साइड पे और ये इंफीरियर टर्बिनेट है। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस बन गई थी, ये देखें इतनी ज़्यादा स्पेस बन गई है, रूमियर हो गया हमारा, तो वहाँ पे क्रस्ट बन जाती हैं, ठीक है। ये किस कलर की आपको नज़र आ रही हैं क्रस्ट, इसमें ज़्यादा कॉमन होती है ड्यूरिंग पेबर्टी, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है गंदा था, इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है ना सोशली आउटकास्ट हो जाता है, मतलब वो लोगों के दरम्यान में बैठ नहीं सकता और उसको खुद कोई स्मेल नहीं आ रही होती। मैंने आपको बताया ना, इसकी वजह से हमारी जो ऊपर की तरफ जो होते हैं ना, हमारी जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है वो डैमेज हो जाती है।
जाती है ना, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खुद तो स्मेल नहीं आ रही होती। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि उसको तो खुद स्मेल नहीं आ रही है, नॉस्मिया हुआ है, लेकिन सोशली लोगों से आउटकास्ट हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, तो मर्सीफुल नॉस्मिया इसको कहते हैं, ठीक है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हाँ होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। और इस तरह से हमें लार्ज क्रस्ट नज़र आएंगे, ग्रीनिश हैं ये, ब्लैकिश भी हो सकते हैं। और जब इनको उतारने की कोशिश करते हैं ना क्रस्ट को, तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये हमारी जो है वो हमारी सेप्टा को परफोरेट कर सकते हैं, वहाँ पे परफोरेशन हो सकती है सेप्टल, मैंने आपको पढ़ाई थी कि सब सेप्टल परफोरेशन कैसे होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारी स्किन अगर डैमेज होगी तो डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा सेप्टा बिल्कुल ही, हमारी सेप्टम की डिफॉर्मिटी हो सकती है, मैंने आपको बताया था सैडल डिफॉर्मिटी कब होती है, जब हमारी नेजल सेप्टम की जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है, हो सकता है। अगर ये वहाँ से, अब जब हमने उनको देखना है तो इसी तरह हम करेंगे ना, एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे इन लोगों की, तो हमें क्या नज़र आ सकता है, हमें ये नज़र आ सकता है एट्रोफिक टर्बिनेट्स नज़र आएंगे, हमें ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग क्रस्ट नज़र आएंगे, हमें पेल और एट्रोफिक म्यूकोजा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे साइंस होते हैं, एंटीरियर राइनोस्कोपी में नज़र आ रहे होते हैं। और साइड पे आपको परफोरेशन भी दिखाई हुई है जो नेजल सेप्टम के अंदर हो सकती है ड्यू टू दिस, ठीक है। अब देखें, अगर तो ये हमारे नाक के अंदर है ना, तो नीचे हमारे फेरिंग्स में जा सकता है, फेरेंशियल म्यूकोजा के अंदर जब जाएगा तो वहाँ पे एट्रोफी कर देगा। अगर ये हमारे लेरिंग्स में चला जाता है तो वहाँ पे एट्रोफी कर सकती है, वहाँ पे एट्रोफिक चेंजेस हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट इरिटेशन वगैरह की जो हमने कॉजेज़ पढ़ी, ठीक है। अगर फेरेंजियल म्यूकोजा को इरिटेट करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फेरेंजाइटिस हो सकता है। अगर ये लेरिंग्स को करेगा तो वहाँ पे कफ होगी, पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मतलब वहाँ से यूस्टेशन ट्यूब भी तो होती है ना हमारे नाक के अंदर से, तो ये वहाँ से चले जाएगा कहाँ पे, मिडल ईयर में, मिडल ईयर में जाके ये जो है क्या कर सकता है, वहाँ पे जाके हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकता है, मतलब एट्रोफिक राइनाइटिस के लोगों में हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये हमारे जो है पैरानेसल साइनसेस जो होते हैं, मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं, जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें वो ओपेक नज़र आते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस की क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये शुरू में पुबर्टी के एज में होता है, लेकिन मिडिल एज में जाके खुद स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाता है, लेकिन हमने इसकी ट्रीटमेंट लाजमी करनी होती है। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, ये मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी देखें एक जगह पे लिखी हुई है कि सबसे पहले तो नेज़ल इरिगेशन करेंगे, ठीक है। हाइजीन हमने मेंटेन करनी है, जैसे हमने उसमें की थी ना हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में, सॉरी उसमें सिंपल राइनाइटिस में हमने क्या नेज़ल इरिगेशन में आपको दिखाई थी कि उसके हम करते हैं। नेज़ल इरिगेशन करेंगे, नाक को साफ़ करेंगे अल्कलाइन सोल्यूशन से या नॉर्मल सेलाइन से, ठीक है। उससे हम वो जो क्रस्ट वगैरह होंगी उसे रिमूव करेंगे। फिर हम जो है 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, ये हम क्रस्ट को रिमूव करने के लिए करते हैं, जो क्रस्ट होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए, या जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी वहाँ पे डैमेज कर रही है मेम्ब्रेन्स को, उनको जो है ख़त्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि वो जो फाउल स्मेल आ रही है लोगों को वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। लोकल एंटीबायोटिक्स देंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एस्ट्राडायोल स्प्रेज देते हैं, ये हम वो जो हमें बोला ना कि फीमेल्स में एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकता है, तो हम उनको एस्ट्राडायोल स्प्रेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो हमारी जो वेस्कुलरिटी होती है नेज़ल म्यूकोसा की वो भी ठीक होती है, और वहाँ पे जो ग्लैंड जो है वो एट्रोफिक हो गए हैं उनकी रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में एट्रोफिक हुई होती है ना, तो ये जो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट होता है ना, ये हम एक्चुअली ना ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इसमें, हमारी जहाँ पे एट्रोफी होगी है वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है, रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हमें जो है थोड़ी रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा हम क्या देते हैं, हमने एंटीबायोटिक्स दी थी लोकल, ठीक है, लेकिन हम सिस्टेमिक यूज़ करते हैं किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये भी हम सिस्टेमिकली यूज़ करते हैं, और ये जो है उसी तरह स्मेल को कम करता है, क्रस्टिंग को कम करता है, और ये मोस्टली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये क्लैप्सियला ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हेल्पफुल होता है, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ये हम देते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमारी जो नेजल सिक्रीशन होता है उसको जो है करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब उसकी लिक्विफैक्शन करता है, उसको थोड़ा सा पानी बनाता है, ठीक है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग हुई है उसको एज अ होल ख़त्म करेगा। तो ये सारी इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, यंग्स ऑपरेशन होता है और मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब जिसको एट्रोफिक राइनाइटिस हुआ होता है ना, तो ऑब्वियसली वो बाहर से इरिटेंट्स उसकी नाक के अंदर जाते जा रहे हैं, उसकी जो है एट्रोफिक करते जा रहे हैं। तो अब हमारा काम यह है कि हमने वो जो बाहर से नाक के अंदर इरिटेंट्स जा रहे हैं उनको ना जाने देना। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम 6 महीनों के लिए उसके जो नाक है उसको बंद कर दें, ठीक है। उसकी जो हमारे पास नेज़ल वेस्टिब्यूल है उसको बिल्कुल सिलाई कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, तो इसको हम कहते हैं यंग्स ऑपरेशन, बिल्कुल नाक को बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो है ना मतलब अगर हम बिल्कुल नाक को बंद कर देंगे तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को जो है बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसको पहले एक नाक बंद था, अब दूसरा भी हो सकता है, या उसकी जो है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, पार्शली क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा सा पार्शली क्लोज कर दिया, थोड़ा तो उन्होंने वहाँ पे होल कर दिया है, तो उसको मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो नेज़ल कैविटीज़ है ना उनकी हम नैरोइंग कर दें,
ठीक है? मतलब क्योंकि हमने देखा है ना कि एट्रोफिक राइनाइटिस में क्या होता है, सारी चीज़ें एट्रोफी हो गई होती हैं, सारी चीज़ें जो है एट्रोफी होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है, तो हम नैरोइंग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नाक के अंदर कोई ऐसी मतलब चीज़ डाल देते हैं जिसकी वो फैट हो, मतलब वो जो स्पेस ऑक्यूपाइंग हो जाए। फॉर एग्जांपल हम जो है फैट इंसर्ट कर सकते हैं, कार्टिलेज इंसर्ट कर सकते हैं, बोन इंसर्ट कर सकते हैं, टेफ्लॉन की स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या हम ये कर सकते हैं ना कि जो है अंदर जो स्पेस है उसको कम करने के लिए हम जो लेटरल वॉल है उसको हम यहाँ से लाके मीडियली डिस्प्लेस कर दें, यहाँ पे लाके जोड़ दें, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, यंग्स ऑपरेशन, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। इसके अलावा हमने जो नेज़ल कैविटीज़ की नैरोइंग करनी है ताकि वो जो स्पेस बनी हुई है उसको कम करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द एट्रोफिक जो हमारे पास प्राइमरी राइनाइटिस था। हमने देखा था ना हर्निया, उसकी हमने जो है वो हमने मॉर्निंग भी देखा था। सेकेंडरी किस वजह से हो सकता है, क्यों एट्रोफी हो जाती है सेकेंडरी, ठीक है? किसी को सिफिलिस था, सिफिलिस की वजह से जो है हमारे पास आपको पता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। लेप्रोसी के पेशेंट में वैसे ही बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ल्यूपस ल्यूपस वाले जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, ठीक है? उनके अंदर भी हमारे पास ये होता है ल्यूपस वल्गैरिस, ठीक है? देखिए किस तरह से उनकी नाक जो है वो एट्रोफिक हो गई हुई है इस केस में। और हमारे पास क्या हो सकता है, स्फीयर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के केस में भी एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है? स्फीयर अगर हमारे पास डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो। इसके अलावा वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो बहुत देर से साइनोसाइटिस चल रहा है, रेडियोथेरेपी हुई है नोज़ में कोई, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले से कोई पेशेंट को ट्यूमर था तो हमने रेडियोथेरेपी की उसकी वजह से, या सर्जिकली हमने जो एक्सेसिव रिमूवल कर दिया टर्बिनेट्स का। जैसे हमने हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट देखा था ना कि हम क्या करते हैं, टर्बिनेट्स बोन की टर्बिनेक्टमी करते हैं, उसको हम निकालते हैं। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दी हो तो उसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है, ठीक है? तो ये सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस होता है जो मोस्टली दूसरी डिजीज़ेज़ की वजह से जो है ना एट्रोफी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट से बाकी करते हैं।